हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। माई सेल्फ आरती और आज हम कोशिका की 200 क्वेश्चन देखेंगे जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है हर एग्ज़ाम के लिए। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हमारा फर्स्ट टॉपिक है कोशिका की परिभाषा और उसका बुनियादी तथ्य। पहला क्वेश्चन हमारा, कोशिका जीवधारियों या सजीवों की आधारभूत संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। यह कथन किस लिए सत्य है? निम्नलिखित में से ये सभी जीवधारियों के लिए, जितने भी जीवधारी हैं सारे के लिए ये सत्य है कि हमारी जो कोशिका है जीवधारियों या सजीवों की आधारभूत संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई मानी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम लोग। कोशिका किस प्रकार की झिल्ली से ढकी होती है? कोशिका जो होती है वो अर्धपारगम्य झिल्ली से ढकी होती है, जिसे हम इंग्लिश में सेमी परमेबल कहते हैं। कोशिका किस झिल्ली से ढकी होती है? अर्धपारगम्य झिल्ली से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कोशिका के भीतर ही आवश्यक आनुवांशिक सूचनाएं होती है। ठीक है, जो कोशिका के कार्यों को क्या करती है? नियंत्रण करती है। ये सूचनाएं अगली पीढ़ी में स्थानांतरित करती है। ओके, वो जो चीज़ है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं अगली पीढ़ी में, कोशिका में। ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है? कोशिका के भीतर ही आवश्यक आनुवांशिक सूचनाएं होती है जो कोशिका के कार्यों का नियंत्रण करती है, सूचनाएं अगली पीढ़ी में स्थानांतरित करती है। तो ये क्या करती है? कोशिका अगली पीढ़ी में स्थानांतरित करती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, कोशिका की सर्वप्रथम खोज किस वर्ष की गई थी? 1665 ईस्वी में। 1665 ईस्वी में ही कोशिका की खोज कर दी गई थी। कोशिका की सर्वप्रथम खोज करने वाले वैज्ञानिक रॉबर्ट हुक किस देश के थे? तो ब्रिटिश देश के थे। कोशिका का जो खोज 1665 में किया था वो साइंटिस्ट किस देश के थे? तो वो ब्रिटिश देश के थे, रॉबर्ट हुक। नेक्स्ट है, रॉबर्ट हुक ने सूक्ष्मदर्शी की सहायता से कॉर्क की एक पतली काट में मधुमक्खी की छत्ते जैसे संरचना देखी। इन संरचना को उन्होंने क्या कहा? तो इन संरचना को उन्होंने कहा कोशिका, जिसे कहते हैं सेल। नेक्स्ट है, कोशिका सेल जिसे बोलते हैं, शब्द का लैटिन शब्द से क्या है, जिसका अर्थ क्या होता है? लैटिन शब्द में से क्या बोलता है? लैटिन शब्द में एक सूक्ष्म कक्ष बोलते हैं। कोशिका शब्द को एक सूक्ष्म कक्ष बोलते हैं लैटिन शब्द में। रॉबर्ट हुक का अध्ययन उसकी किस प्रसिद्ध पुस्तक में प्रकाशित है? माइक्रोग्राफिया में रॉबर्ट हुक का अध्ययन उनकी किस प्रसिद्ध पुस्तक में लिखी है? माइक्रोग्राफिया में। सभी जीव कोशिकाओं से बने होते हैं। सभी कोशिकाएं अपनी पूर्ववर्ती कोशिकाओं से उत्पन्न होती है। यह सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया है? स्लाइडेन एवं स्वान ने। क्या बोले? सभी जीव कोशिकाओं की बनी होती है और जो अभी कोशिका है वो पहले की कोशिका से बनी होती है। कौन बोला था? स्लाइडेन और स्वान ने। कोशिका के अध्ययन के विज्ञान को क्या कहते हैं? कोशिका के अध्ययन के विज्ञान को कहते हैं हम कोशिका या साइटोलॉजी। कोशिका विज्ञान या साइटोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट हमारा है टॉपिक, एक कोशिकीय बहुकोशिकीय जीव एवं उत्तक। ठीक है, वैसे जीव जो केवल एक ही कोशिका से बने होते हैं उसे क्या कहते हैं? उसे एक कोशिकीय जीव कहते हैं। जो एक कोशिका से बना होगा वैसे जीव को हम एक कोशिकीय जीव ही बोलेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा एक कोशिकीय जीव का उदाहरण है? तो उपयुक्त में तो सारा है, जितने भी हैं ये सारा एक कोशिकीय जीव का एग्जाम्पल है। फॉर एग्जाम्पल लिख लेते हैं, अमीबा, क्लेमाइडोमोनास, जीवाणु, ये सारे क्या एक कोशिकीय जीव हैं। वैसे जीव जिसके शरीर लाखों करोड़ों कोशिकाओं से मिलकर बना होता है उसे क्या कहते हैं? बहुकोशिकीय जीव कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा बहुकोशिकीय जीव की श्रेणी में आता है? तो ये जितने भी सारे ऑप्शन है सारे बहुकोशिकीय जीव को बता रहा है। जैसे कि मानव, हम लोग भी बहुकोशिकीय जीव हो गया, वृक्ष हो गया बहुकोशिकीय जीव, व्हेल ये होगी बहुकोशिकीय जीव। कौन कौन सा? मानव, वृक्ष और व्हेल, और बहुत सारे हैं जो ऑप्शन के अनुसार था वो बता रहा है। ठीक है, नेक्स्ट 15 नंबर क्वेश्चन है, बहुकोशिकीय जीव में कुछ कोशिकाएं एक विशिष्ट प्रकार्य संपन्न करने के लिए विशेषीकृत हो जाती है और श्रम विभाजन स्थापित होता है। समान उद्गम और समान विशिष्ट प्रकार्य संपन्न करने वाली कोशिकाओं को क्या कहते हैं?
उत्तक क्या बोला, समान उद्गम और समान विशिष्ट कार्य संपन्न करने वाली, समान विशिष्ट कार्य उत्पन्न करने वाली कोशिकाओं के क्या बोलते हैं हम, उत्तक बोलते हैं। कई प्रकार के उत्तक सामूहिक रूप से जुड़कर एक विशेष अंग का निर्माण करता है। निम्नलिखित में से कौन सा पादपों में एक अंग का उदाहरण है। अंग पत्तियां एवं जड़ें, पत्तियां एवं जड़ें एक अंग का उदाहरण है। हमारा किस में पूछ रहे हैं, पादपों में, प्लांट में, इसलिए पत्तियां एवं जड़ें सिलेक्ट किए। अगर पूछता हमारा ह्यूमन में तो उसमें यकृत, लिवर, हृदय सारा आ जाता है। नेक्स्ट हम देखेंगे, अब हम थोड़ा सा और इसको डिटेल में जान लेते हैं। सबसे छोटी इकाई जो होती है सेल होती है, जिसे कोशिका कहते हैं। उसके आगे जाएंगे तो हमको टिश्यू मिलेगा, बहुत सारा सेल मिल के टिश्यू बनेगा, ठीक है। जब टिश्यू बन जाएगा तो बहुत सारा टिश्यू मिलाएंगे तो हमारा ऑर्गन का निर्माण होगा, ऑर्गन का निर्माण होगा। और बहुत सारा ऑर्गन का निर्माण हो जाएगा तो उसको मिलाएंगे तो एक ऑर्गन सिस्टम का निर्माण होगा। अब बहुत सारा ऑर्गन सिस्टम मिलने के बाद एक जीव, एक ऑर्गेनिज्म का निर्माण होता है। तो इस प्रकार से हम इस चीज़ को देख सकते हैं। हम नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखते हैं, जंतुओं के शरीर में पाए जाने वाले अंगों का सही सामूहिक में से कौन सा है। पहले हृदय, वृक्क, यकृत, जंतु के शरीर की बात बोल रहा है। यहाँ की बता रहा है, ये आंसर सही होगा। जंतुओं के शरीर में पाए जाने वाले अंग, ये सारा क्या, कर्क, छाल, ये सब है प्लांट के लिए। तो हृदय, वृक्क और यकृत ये क्या है, जंतु के लिए, जंतु के शरीर में, मतलब ह्यूमन शरीर में पाए जाते हैं। नेक्स्ट है, एक जीव के शरीर में विभिन्न अंग तंत्र मिलकर किसका निर्माण करते हैं। एक जीव का बोले तो बहुत सारे अंग तंत्र मिलकर किसका निर्माण करेंगे, एक ऑर्गेनिज्म का। एक जीव नेक्स्ट हमारा टॉपिक है हमारा कोशिका विज्ञान का इतिहास एवं उसकी खोज। कोशिका विज्ञान का क्या इतिहास रहा और उसमें क्या क्या खोज हुई, इसके बारे में देखेंगे हम। सर्वप्रथम जीवित कोशिकाओं के अंदर के संगठन का अध्ययन 1674 ईस्वी में किस वैज्ञानिक ने किया था, एंटनी वॉन ल्यूवेनहोफ ने। इन्होंने क्या कर, जीवित कोशिकाओं के अंदर का संगठन का अध्ययन किया था। कब, 1674 ईस्वी में। कौन, तो एंटनी वॉन ल्यूवेनहोफ। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, 19वीं सदी के अंतिम चौथाई काल को कोशिका विज्ञान का कौन सा काल कहते हैं। क्लासिकल काल। 19वीं सदी के अंतिम चौथाई काल को कोशिका विज्ञान का कौन सा काल कहते हैं, क्लासिकल काल। वर्ष 1831 में रॉबर्ट ब्राउन ने कोशिका के भीतर किसकी खोज की थी, केंद्रक की। 1831 ईस्वी में रॉबर्ट ब्राउन ने कोशिका के अंदर किसकी खोज की थी, तो केंद्रक की खोज की थी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, जीव द्रव्य की खोज सर्वप्रथम किसने की थी, तो जीव द्रव्य की खोज हमारा जो किया था डुजार्डिन ने किया था। जीव द्रव्य का, कोशिका के अंदर जीव द्रव्य मतलब प्रोटोप्लाज्म की खोज सर्वप्रथम किसने की थी, सर्वप्रथम सबसे पहले डुजार्डिन ने किया था। किसने, डुजार्डिन ने किया था। डुजार्डिन द्वारा खोजे गए जीव द्रव्य को पुरकिंजे ने 1839 में से क्या नाम दिया था। जो डुजार्डिन ने जीव द्रव्य को, प्रोटोप्लाज्म को खोजा था, तो उसने पुरकिंजे ने उसका नाम 1839 में क्या नाम दिया था, उसका नाम प्रोटोप्लाज्म दिया। क्या नाम दिया था, प्रोटोप्लाज्म दिया था। जीव द्रव्य प्रोटोप्लाज्म थ्योरी 1861 ईस्वी में किसके द्वारा दिया गया था, 1861 में सुलूज के द्वारा दिया गया था। जीव द्रव्य सिद्धांत प्रोटोप्लाज्म थ्योरी 1881 में किसके द्वारा दिया गया था, सुलूज के द्वारा दिया गया था। जीव द्रव्य प्रोटोप्लाज्म थ्योरी। गोल्जी बॉडी उपकरण की खोज 1898 ईस्वी में किसने की थी, 1898 ईस्वी में किसने की थी, कैमिलो गोल्जी ने। गोल्जी उपकरण, गोल्जी बॉडी की खोज 1898 में किसने किया था, तो कैमिलो गोल्जी ने किया था। केंद्रक, जो
केंद्रिका न्यूक्लियोलस जो केंद्र के भीतर पाई जाती है उसकी खोज फॉन्टेन ने किस वर्ष किया था? न्यूक्लियोलस का खोज फॉन्टेन ने किया था। किस वर्ष किया था? तो 1781 ईस्वी में। 1781 ईस्वी में फॉन्टेन ने खोज किया था। किसका? न्यूक्लियोलस का। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, किस वैज्ञानिक ने 1776 ईस्वी में तथा 1876 और 1877 ईस्वी में यह पता लगाया कि जीव अंडाणु के निषेचन से समय शुक्राणु का एक अंडाणु से संयोग होता है? हर्टविग ने। किसने? हर्टविग ने। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आ गया क्रोमोसोम। क्रोमोसोम, लाइसोम और राइबोसोम, 3 टॉपिक। क्रोमोसोम, लाइसोसोम और राइबोसोम की खोज। 1880 ईस्वी में फ्लेमिंग ने कोशिका के भीतर किस आनुवंशिक पदार्थ का पता लगाया था? तो क्रोमेटिन का। 1880 ईस्वी में फ्लेमिंग ने कोशिका के भीतर किस आनुवंशिक पदार्थ का पता लगाया था? क्रोमेटिन का। क्रोमोसोम या गुणसूत्र 1888 ईस्वी में किस वैज्ञानिक द्वारा दिया गया था? क्रोमोसोम का नाम गुणसूत्र, क्रोमोसोम बोलो या गुणसूत्र, ठीक है। 1888 में किस वैज्ञानिक के द्वारा दिया गया था? तो ये जी पैलेट के द्वारा दिया गया था। क्रोमोसोम किसके नाम के द्वारा दिया गया था? तो ये जी पैलेट के नहीं, वाल्डेयर के द्वारा दिया गया था। वाल्डेयर के द्वारा क्रोमोसोम या गुणसूत्र 1888 में वाल्डेयर के द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट हमारा 1892 ईस्वी में बीजमैन ने किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? तो सोमैटोप्लाज्म या जर्म प्लाज्म के बीच विभेद को बताया था। 1892 ईस्वी में बीजमैन ने किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? तो उसने सोमैटोप्लाज्म तथा जर्म प्लाज्म के बीच विभेद को बताया था। सोमैटोप्लाज्म तथा जर्म प्लाज्म के बीच के विभेद को बताया था। नेक्स्ट हमारा जी पैलेट ने 1955 ईस्वी में कोशिका के भीतर किस कण या अंगक की खोज की जिसके लिए उन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था? राइबोसोम का। किसने? जी पैलेट ने 1955 ईस्वी में। जी पैलेट ने किसका? 1955 ईस्वी में कोशिका के भीतर कौन से अंग का खोज किया था? तो वो था राइबोसोम, जिसके लिए उनको क्या मिला था? जिसके लिए उनको नोबेल प्राइज भी मिला था। जिसके लिए उनको क्या मिला था? नोबेल प्राइज भी मिला था। नेक्स्ट है सी.डी. डुबे। सी.डी. डुबे ने 1958 ईस्वी में किस कोशिका अंगक की खोज की थी? सी.डी. डुबे ने 1958 ईस्वी में किस कोशिका अंगक की खोज की थी? तो वो कोशिका अंगक है हमारा लाइसोसोम। सी.डी. डुबे ने 1958 ईस्वी में किस कोशिका अंगक की खोज की थी? तो वो कोशिका अंगक है हमारा लाइसोसोम। कौन सा है? लाइसोसोम। सी.डी. डुबे ने लाइसोसोम की खोज की थी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, कोशिका के किस अंग को आत्महत्या की थैली बोलते हैं? तो सुसाइडल बैग किसे बोलते हैं? लाइसोसोम को। कोशिका किस अंगक को आत्महत्या की थैली बोलते हैं? तो लाइसोसोम को। 1888 ईस्वी में टी. बॉवेरी ने किस कोशिकीय संरचना का नामकरण किया था? वो कोशिकीय संरचना था सेंट्रोसोम या तारककाय जिसे बोलते हैं। इंग्लिश में सेंट्रोसोम बोलते हैं, हिंदी में तारककाय बोलते हैं। 1888 में टी. बॉवेरी कैसे याद रखेंगे? तारक, तो से तारक का, टी से टी, तारक, बॉवेरी, ऐसे मैच करवा लेंगे। तारक का बॉवेरी। रिसर्च ऑल्टमैन ने सर्वप्रथम 1890 ईस्वी माइटोकॉन्ड्रिया की खोज की। उन्होंने इसे क्या नाम दिया था? उन्होंने इसे बायोब्लास्ट नाम दिया था। कौन? बायोब्लास्ट नाम 1890 में किसने दिया था माइटोकॉन्ड्रिया का? तो रिसर्च ऑल्टमैन ने। बायोब्लास्ट नाम 1890 में माइटोकॉन्ड्रिया का किसने दिया था? तो रिसर्च ऑल्टमैन ने। नेक्स्ट हमारा सी बेंडा ने 1898 ईस्वी में रिसर्च ऑल्टमैन के बायोब्लास्ट नाम को बदलकर क्या कर दिया था? इसके नाम को बदल के कर दिया था माइटोकॉन्ड्रिया। क्या नाम कर दिया था? बदल करके
माइटोकॉन्ड्रिया कौन बदला था? सी बेंडा जो 1898 में दिया था उसे रिचर्ड अल्टमैन ने, सी बेंडा ने बदला था रिचर्ड अल्टमैन के नाम को। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जीन और अन्य महत्वपूर्ण उसकी खोजें। कोशिका का पावर हाउस या ऊर्जा गृह किसे कहा जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया जी को कहा जाता है। कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। अनुवांशिकी के संदर्भ में जीन शब्द का प्रतिपादन किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम किया था? W.L. जोहानसन ने। W.L. जोहानसन ने सबसे पहले जीन शब्द का प्रयोग किया था। अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज का आविष्कार किस वैज्ञानिक ने किया था जिसके लिए उन्हें नोबेल प्राइज भी मिला है? अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज का जो आविष्कार है वो सी स्वेडबर्ग ने किया है। सी स्वेडबर्ग ने अल्ट्रा फ्यूज का जो निर्माण किया है वो सी स्वेडबर्ग ने किया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा एजी टांसले ने किस महत्वपूर्ण वैज्ञानिक शब्द का संकल्पना का प्रतिपादन किया था? तो इकोसिस्टम या पारिस्थितिक तंत्र का। एजी ट्रांसले ने किस महत्वपूर्ण शब्द का संकल्पन किया था? इकोसिस्टम या पारिस्थितिकी तंत्र का। ब्लैकमैन ने किस प्रसिद्ध एंटीबायोटिक की खोज की थी जिसके लिए उन्हें 1952 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार मिला था? स्ट्रेप्टोमाइसिलिन का खोज किया था। जे बी समनर ने सर्वप्रथम किस एंजाइम का क्रिस्टलन किया था? जे बी समनर ने सर्वप्रथम किस एंजाइम का क्रिस्टलीकरण किया था? तो यूरिएज का। जे बी समनर ने क्रिस्टल के बाद यह सिद्धांत किसकी सभी एंजाइम मूलतः क्या होते हैं? प्रोटीन। जे बी समनर ने क्रिस्टलन के बाद यह सिद्धांत किया कि सभी एंजाइम क्या होते हैं? सभी एंजाइम जो होते हैं वो प्रोटीन होते हैं। जितने भी एंजाइम हैं वो सारे क्या होते हैं? प्रोटीन होते हैं। कोशिका को केंद्रक की उपस्थिति और अनुपस्थिति के आधार पर मुख्यतः कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में बांटा गया है। कोशिका में केंद्रक की उपस्थिति और अनुपस्थिति के आधार पर उसे 2 भागों में बांटा गया है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं। प्रोकैरियोटिक कोशिका के बारे में क्वेश्चन देखते हैं। केंद्रक की उपस्थिति या अनुपस्थिति के आधार पर कोशिका को 2 मुख्य प्रकार में बांटा गया है। वो प्रकार कौन सा है? वो प्रकार है असीम केंद्रक प्रोकैरियोटिक और ससीम केंद्रक यूकैरियोटिक। केंद्रक के आधार पर कोशिका को 2 भागों में बांटा गया है। केंद्रक के आधार पर पहला प्रोकैरियोटिक, दूसरा है यूकैरियोटिक। नेक्स्ट हमारा असीम केंद्रक मतलब प्रोकैरियोटिक कोशिका को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो प्रारंभिक कोशिका के नाम से। प्रोकैरियोटिक को प्रारंभिक कोशिका के नाम से भी जाना जाता है। प्रोकैरियोटिक शब्द प्रो का अर्थ निकाला जा सकता है। प्रो का अर्थ होता है आदिम या प्रारंभिक या प्रिमिटिव भी बोल सकते हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिका की मुख्य विशेषता निम्नलिखित में से क्या है? इसमें से स्पष्ट या सुगठित केंद्रक का अभाव होता है। इसमें स्पष्ट या सुगठित केंद्रक का क्या होता है? अभाव होता है। निम्नलिखित में से कौन सा जीव प्रोकैरियोटिक कोशिका का उदाहरण है? जितने भी जीवाणु है, नीलहरित शैवाल है, ये सारे जो है प्रोकैरियोटिक कोशिका का उदाहरण है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म बोल सकते हैं। नेक्स्ट हमारा 50 नंबर क्वेश्चन है। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में आनुवांशिक पदार्थ डीएनए के रूप में पाया जाता है। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में आनुवांशिक पदार्थ डीएनए के रूप में पाया जाता है। कहाँ? तो वो पाए जाते हैं कोशिका द्रव्य में नगण्य या स्वतंत्र रूप में। प्रोकैरियोटिक कोशिका में भी डीएनए पाया जाता है, लेकिन वो पाया कहाँ जाता है? क्योंकि ये एक कोशिकीय है, बिना न्यूक्लियस वाला है, तो कहाँ पाया जाएगा? कोशिका द्रव्य में नगण्य अवस्था में स्वतंत्र रूप से पाया जाएगा। हमारा यहाँ तक 50 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब नेक्स्ट हम 50 क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कोशिका की खोज और उसकी संरचना। ओके, कोशिका की खोज कैसे हुई और उसकी संरचना देखेंगे। कोशिका को सजीवों की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्यों कहा जाता है? क्योंकि सभी जीवधारियों का शरीर कोशिकाओं से मिलकर बना होता है और यह जीवन संबंधी सभी कार्यों के लिए सक्षम होते हैं। अध्ययन की सुविधा के अनुसार कोशिका को मुख्य रूप से कितने भागों में विभाजित किया गया है? कोशिका को मुख्यतः
3 भागों में विभाजित किया गया है। कोशिका झिल्ली, कोशिका द्रव्य और केंद्रक। कोशिका को मुख्यतः 3 भागों में विभाजित किया गया है, कोशिका झिल्ली, कोशिका द्रव्य एवं केंद्रक के रूप में। कोशिका को मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया है, कोशिका झिल्ली, कोशिका द्रव्य और केंद्रक। नेक्स्ट है कोशिका का निर्माण करने वाला विभिन्न घटकों को क्या कहते हैं। कोशिका के निर्माण करने वाले घटक को क्या कहते हैं, कोशिकांग। कोशिका का निर्माण करने वाले विभिन्न घटकों को क्या कहते हैं, कोशिकांग कहते हैं। कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन निम्नलिखित किसने किया था, तो स्लाइडेन एंड स्वान ने किया था। कोशिका का प्रतिपादन किसने किया था, स्लाइडेन और स्वान ने किया था। निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग जंतु कोशिका में पाया जाता है लेकिन सामान्यतः उच्च पादप कोशिकाओं में अनुपस्थित होता है, तो वो होता है सेंट्रोसोम, तारक का है। वो जंतु कोशिकाओं में तो पाया जाता है लेकिन पादप कोशिकाओं में अनुपस्थित रहता है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पादप और जंतु कोशिकाओं में क्या अंतर है। पादप कोशिका में वैक्यूल्स की उपस्थिति होती है। पादप कोशिकाओं में एक बड़ी राजधानी या रिक्तिका पाई जाती है जो कि हमारे जीव जगत के जंतुओं में नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा जीव समुद्र पौधे के अंतर्गत आता है लेकिन इसमें पर्णहरित नहीं पाया जाता। कौन ऐसा जीव है जो हमारे निम्नलिखित में से कौन सा जीव समूह पौधे के अंतर्गत तो आता है लेकिन उसमें पर्णहरित नहीं पाया जाता है, तो वो जीव है हमारा कवक। कवक ऐसा जीव है जिसमें वो प्लांट तो है लेकिन उसमें हरे पौधे पत्ते नहीं पाए जाते हैं। जंतु कोशिका में केंद्रक के पास पाई जाने वाली संरचना जो कोशिका विभाजन में सहायता है उसे क्या कहते हैं, सेंट्रोसोम या तारक। सेंट्रोसोम या तारक बोलते हैं। पादप कोशिका को निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग सामान्यतः नहीं पाया जाता है जिसे आत्महत्या की थैली कहते हैं, लाइसोसोम। ये पादप कोशिकाओं में नहीं पाया जाता है। अधिकांश पादप कोशिकाओं में निम्नलिखित में से क्या नहीं पाया जाता है, तो सेंट्रियोल्स नहीं पाया जाता है। पादप कोशिका में सेंट्रियोल्स नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कोशिका झिल्ली, जिसे बोलते हैं इंग्लिश में सेल मेम्ब्रेन। कोशिका झिल्ली की प्रकृति कैसी होती है भाई, कोशिका झिल्ली की प्रकृति जो होती है चयनात्मक और पारगम्य होता है। कोशिका झिल्ली जो होती है, कोशिका झिल्ली चयनात्मक और पारगम्य। कोशिका झिल्ली कैसी होती है, कोशिका झिल्ली चयनात्मक और पारगम्य होती है। कोशिका झिल्ली मुख्य रूप से किन रासायनिक घटकों से मिलकर बनी होती है, लिपिड और प्रोटीन से। कोशिका झिल्ली लिपिड और प्रोटीन से मिलकर बनी होती है। कोशिका झिल्ली के सैंडविच मॉडल के अनुसार इसमें लिपिड की परत कहाँ स्थित होती है। लिपिड की परत जो होता है 2 प्रोटीन की परतों के बीच होती है, 2 प्रोटीन की परतों के बीच होती है। कोशिका झिल्ली की संरचना को समझने के लिए सबसे प्रामाणिक फ्लूइड मोज़ेक मॉडल का प्रस्तुत किसने किया था। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल को 1972 में कौन किया था, सिंगर और निकल्सन ने किया था। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल का प्रतिपादन निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने किया था, तो सिंगर और निकल्सन ने किया था। यहाँ पे दिख रहा है सिंगर और निकल्सन ने। कोशिका झिल्ली सेल मेम्ब्रेन जिसे बोलते हैं इंग्लिश में। कोशिका झिल्ली के माध्यम से जल या विलायन या विसरण क्या कहलाता है, वो कहलाता है ऑस्मोसिस। कोशिका झिल्ली के माध्यम से जल का विसरण क्या कहलाता है, ऑस्मोसिस। जंतु कोशिका में सीलिया या फ्लैजुला और माइक्रोविलाई आदि के निर्माण में कौन सी संरचना सहायक होती है, कोशिका झिल्ली जिसे बोलते हैं प्लाज्मा झिल्ली। जंतु कोशिका में सीलिया, फ्लैजुला और माइक्रोविलाई आदि के निर्माण में कौन सी संरचना सहायक होती है, तो कोशिका झिल्ली जिसे बोलते हैं प्लाज्मा झिल्ली। कोशिका झिल्ली या प्लाज्मा झिल्ली। प्लाज्मा झिल्ली के अन्य किस नाम हैं, प्लाज्मा झिल्ली को प्लाज्मा लेमा या कोशिका झिल्ली बोलते हैं। प्लाज्मा झिल्ली को हम प्लाज्मा लेमा या कोशिका झिल्ली भी बोलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, कोशिका झिल्ली फ्लूइड मोज़ेक मॉडल में लिपिड किस रूप में व्यवस्थित होता है, तो वे होते हैं द्विपरत में होते हैं। कोशिका झिल्ली का मुख्य कार्य क्या है, कोशिका झिल्ली का मुख्य कार्य अणुओं एवं आयनों का आवागमन पर नियंत्रण करना, अणुओं एवं आयनों के आवागमन पे नियंत्रण करना। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कोशिका भित्ति जिसे बोलते हैं हम सेल वॉल। तो पादप कोशिका भित्ति की मुख्य विशेषता क्या है, यह कड़ी, कठोर और निर्जीव होती है।
यह क्या होता है, कड़ी, कठोर और निर्जीव होती है। पादप कोशिका भित्ति मुख्य रूप से किस जटिल पदार्थ की बनी होती है? पादप कोशिका भित्ति जो होती है वो बनी होती है हमारा सेल्यूलोज की। वो जटिल पदार्थ कौन सा है? सेल्यूलोज। पादप कोशिका भित्ति जो होती है सेल्यूलोज की बनी होती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, पादप कोशिका को संरचनात्मक दृढ़ता कौन प्रदान करता है? सेल्यूलोज से बनी कोशिका भित्ति। सेल्यूलोज से बनी कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति में विभिन्न प्रकार के स्थूलन, थिकनिंग मौजूद होने का क्या लाभ होता है? ये कोशिका को निश्चित रूप, सुरक्षा तथा यांत्रिक सहारा प्रदान करती है। कोशिका भित्ति में विभिन्न प्रकार के स्थूलन मौजूद होने का क्या काम होता है? लाभ होता है क्या? यह कोशिका को निश्चित रूप, सुरक्षा तथा यांत्रिकी सहारा देता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन कोशिका भित्ति के संबंध में सत्य है? कोशिका भित्ति के संबंध में ये सत्य है कि यह कोशिका झिल्ली की रक्षा करती है और कोशिका को सूखने से बचाती है। कोशिका झिल्ली की रक्षा करती है और उसे सूखने से बचाती है। कवक की कोशिका भित्ति मुख्य रूप से किसकी बनी होती है? तो काइटिन की बनी होती है। कवक की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? काइटिन की बनी होती है। पादप कोशिका भित्ति प्लाज्मा झिल्ली के सापेक्ष कहाँ स्थित होती है? पादप कोशिका भित्ति प्लाज्मा झिल्ली के सापेक्ष जो होता है प्लाज्मा झिल्ली के ठीक बाहर होती है। प्लाज्मा झिल्ली के ठीक बाहर होती है। अब है कोशिका आवरण, जिसे हम बोलते हैं सेल एनवलप। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कोशिका आवरण को सेल एनवलप बोलते हैं। अधिकांश प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं, विशेषकर जीवाणु कोशिकाओं में किस प्रकार का सुरक्षात्मक आवरण पाया जाता है? एक जटिल रासायनिक कोशिका आवरण। एक जटिल रासायनिक कोशिका आवरण। जीवाणुओं में कोशिकीय आवरण के विभिन्न स्तर एक दूसरे से किस प्रकार से जुड़े होते हैं? वे चट्टेदार होते हैं और एक भली भांति चिपके रहते हैं। क्या होता है? चट्टेदार होते हैं और भली भांति एक दूसरे से क्या होते हैं? चिपके रहते हैं। जीवाणु कोशिका आवरण की सबसे बाहरी परत क्या कहलाती है? जीवाणु कोशिका आवरण की सबसे बाहरी परत ग्लाइकोकैलिक्स कहलाती है। क्या कहलाती है? जीवाणु कोशिका के सबसे बाहरी परत को कहते हैं ग्लाइकोकैलिक्स। जीवाणु कोशिका आवरण का वह भाग जो कोशिका के आयतन का 10 से 50% भाग निर्मित करता है वो क्या कहलाता है? कोशिका भित्ति और कोशिका कला। कोशिका भित्ति या कोशिका कला, जिसे हम क्या बोलते हैं? जीवद्रव्य। क्या बोला क्वेश्चन? जीवाणु कोशिका आवरण का वह भाग जो कोशिका के आयतन का 10 से 15% भाग निर्मित करता है उसे क्या कहता है? उसे बोलते हैं जीवद्रव्य कला। जीवद्रव्य कला बोलते हैं उसे। जीवाणुओं में ग्लाइकोकैलिक्स की ढीली और पतली परत को क्या कहा जाता है? उसे बोलते हैं स्लाइम लेयर्स। जो ढीली परत होता है जीवाणुओं में उसे क्या कहते हैं? स्लाइम लेयर बोलते हैं। वह जब जीवाणुओं में ग्लाइकोकैलिक्स की परत मोटी और कठोर आवरण के रूप में होती है तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं हम संपुटिका, कैप्सूल। जब कठोर होता है तो हम उसे कैप्सूल बोलते हैं। ढीला जब होता है तो उसमें क्या होता है? स्लाइम लेयर बोलते हैं। नेक्स्ट है हमारा जीवाणुओं की संपुटिका, कैप्सूल मुख्य रूप से किसकी बनी होती है? इतनी हार्ड है तो किसकी बनी है? तो बहुसेकेराइड का, मतलब पॉलीसेकेराइड और कभी कभी प्रोटीन की बनी होती है। कैप्सूल किसकी बनी होती है? तो पॉलीसेकेराइड का और प्रोटीन का बना होता है। प्रोकैरियोटिक्स में कोशिका आवरण सेल एनवलप का मुख्य कार्य क्या होता है? उसका मुख्य कार्य कोशिका को पर्यावरण के प्रतिकूल प्रभावों से बचाना और सुरक्षात्मक इकाई के रूप में कार्य करवाना। कोशिका के पर्यावरण के प्रतिकूल प्रभावों से बचाना और सुरक्षात्मक इकाइयों के रूप में कार्य करना, यही है काम। प्रोकैरियोटिक कोशिका में कोशिका आवरण का मुख्य कार्य क्या है? कोशिका का जो आवरण है वो सेल एनवलप का काम है। कोशिका को पर्यावरण के प्रतिकूल प्रभावों से बचाना और सुरक्षात्मक इकाई देना। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है कोशिकांग एवं अन्य सब टॉपिक्स, जैसे कि जीवद्रव्य, अंतःद्रव्य जालिका। कोशिकांग एवं उसके और सब टॉपिक। कोशिकांग जिसमें जीवद्रव्य आता है, अंतःद्रव्य जालिका आती है। जीवद्रव्य शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने किया था? तो पुरकिंजे ने। जीवद्रव्य शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? तो पुरकिंजे ने। प्रत्येक कोशिका में केंद्रक तथा तरल जीवद्रव्य के बीच पाए जाने वाले भाग को क्या कहते हैं? उसे बोलते हैं न्यूक्लियोलस। प्रत्येक कोशिका के बीच में पाए जाने वाले तरल पदार्थ को क्या कहते हैं? न्यूक्लियोलस।
न्यूक्लियोलस न्यूक्लियोलस बोलते हैं उसे। जीव द्रव्य मुख्य रूप से किन रासायनिक पदार्थों का मिश्रण है? जीव द्रव्य जो है खनिज, लवण, जल, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और वसा का। जीव द्रव्य मुख्य रूप से किस रासायनिक पदार्थों का मिश्रण है? तो खनिज, लवण, जल, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट एवं वसा का। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, अंतःप्रद्रव जालिका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कोशिका द्रव्य में किस रूप में फैली होती है? तो ये चपटे आपस में जुड़े थैलीनुमा की नलिकाओं के तंत्र के रूप में। कौन? अंतःप्रद्रव जालिका जिसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं, वो कोशिका द्रव्य में किस रूप में फैली रहती है? चपटे आपस में जुड़े थैलीनुमा नलिकाओं के तंत्र के रूप में। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य अंतःप्रद्रव जालिका द्वारा संपादित किया जाता है? तो वो कार्य है पदार्थों को आंतरिक परिवहन तंत्र का निर्माण और ग्लाइकोजन का संश्लेषण। पदार्थों को आंतरिक परिवहन तंत्र का निर्माण और ग्लाइकोजन का संश्लेषण। खुरदरी अंतःप्रद्रव जालिका रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सतह पर क्या पाए जाते हैं? तो उसके जो प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करता है, तो उसकी सतह पे पाया जाता है हमारा राइबोसोम पाया जाता है, इसलिए वो प्रोटीन संश्लेषण का काम करता है। नेक्स्ट हमारा है चिकनी अंतःप्रद्रव जालिका जिसे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक लेयर बोलते हैं, मुख्य रूप से किसके संश्लेषण के लिए उत्तरदायी होता है? तो लिपिड, वसा, स्टेरॉयड संश्लेषण के लिए वो उत्तरदायी होते हैं। कोशिका का कंकाल यूकैरियोटिक कोशिकाओं में किन संरचनाओं से मिलकर बना होता है? तो ये सूक्ष्म तंतु, माइक्रोफिलामेंट्स, सूक्ष्म नलिकाएं, माइक्रोट्यूब्यूल्स और मध्यवर्ती तंतुओं से मिलकर बना होता है। किससे? माइक्रोफाइब्रिल, माइक्रोट्यूब्यूल्स और मध्यवर्ती तंतुओं से मिलकर बना होता है। राइबोसोम की खोज सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने सूक्ष्मदर्शी की सहायता से की थी? तो जॉर्ज पैलेट। राइबोसोम की खोज किसने की थी? जॉर्ज पैलेट ने। निम्नलिखित में से किस कोशिकांग को कोशिका का ऊर्जागृह कहा जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया जी को कोशिकांग का, जिसे हम सूत्रकनिका भी बोलते हैं, या माइटोकॉन्ड्रिया। प्रोकैरियोटिक कोशिका में आनुवांशिक पदार्थ डीएनए का जहाँ पाया जाता है उस बिना झिल्ली वाले क्षेत्र को क्या कहते हैं? उस बिना झिल्ली वाले क्षेत्र को केंद्रकाभ, न्यूक्लियोइड बोलते हैं। जहाँ पे डीएनए पाया जाता है उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं न्यूक्लियोइड बोलते हैं उसे। नेक्स्ट है पादप कोशिका की हरित लवक का मुख्य कार्य क्या है? उसका कार्य प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन एवं कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण कर प्रकाश संश्लेषण के द्वारा भोजन और कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण करना। गोल्जी उपकरण का मुख्य कार्य क्या है? गोल्जी उपकरण का मुख्य कार्य है प्रोटीन और लिपिड का पैकिंग और स्रावन करना। गोल्जी उपकरण का मुख्य कार्य क्या है? प्रोटीन और लिपिड का पैकिंग और स्रावन करना। नेक्स्ट हमारा टोनोप्लास्ट नामक झिल्ली निम्नलिखित में से किसे घेरे रहती है? टोनोप्लास्ट नामक जो झिल्ली होती है वो रसधानी या रिक्तिका वैक्यूल्स को घेरे रहती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आ जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सी संरचना पादप कोशिका और जंतु कोशिका दोनों में समान रूप से पाई जाती है? तो प्लाज्मा झिल्ली जिसे कोशिका झिल्ली बोलते हैं और माइटोकॉन्ड्रिया प्लांट में और एनिमल में दोनों में समान रूप से पाया जाता है, जंतु कोशिका में और पादप में। तो पहला तो माइटोकॉन्ड्रिया है क्योंकि ऊर्जा का जरूरत दोनों को पड़ेगा, और कोशिका झिल्ली दोनों में पाया जाता है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक्स है कोशिका द्रव्य जिसे साइटोप्लाज्म बोलता है। कोशिका द्रव्य एवं जीव द्रव्य, साइटोप्लाज्म एवं प्रोटोप्लाज्म। तो कोशिका झिल्ली के अंदर पाए जाने वाले पारदर्शक चिपचिपा तथा तरल जीवित पदार्थ को क्या कहा जाता है? जीव द्रव्य। क्या कहा जाता है? जीव द्रव्य। सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने जीवित कोशिका में जीव द्रव्य को देखा था? कोर्टी ने। सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने जीवित कोशिका में जीव द्रव्य को देखा था? कोर्टी ने। डुजार्डिन नामक वैज्ञानिक ने जीव द्रव्य को क्या नाम दिया था? सार्कोडोम। डुजार्डिन नामक वैज्ञानिक ने जीव द्रव्य को क्या नाम दिया था? सार्कोडोम। वर्ष 1840 में प्रोटोप्लाज्म शब्द प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? 1840 ईस्वी में प्रोटोप्लाज्म शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो वो थे पुरकिंजे जी ने किए थे। पुरकिंजे ने किया था।
1861 में किसने जीवद्रव्यवाद प्रोटोप्लाज्म थ्योरी को प्रतिपादित किया था? तो मैक्स सुल्ज ने जीवद्रव्यवाद 1861 में किसने जीवद्रव्यवाद को प्रतिपादित किया था? तो वो थे मैक्स सुल्ज ने। जीवद्रव्य प्रोटोप्लाज्म, जीवद्रव्य का वह भाग जो कोशिका भित्ति एवं केंद्रक के बीच होता है क्या कहलाता है? वो कहलाता है कोशिका द्रव्य, साइटोप्लाज्म कहलाता है। जीवद्रव्य मतलब प्रोटोप्लाज्म का वह भाग जो कोशिका भित्ति एवं केंद्रक के बीच में पाया जाता है। केंद्रक के बीच में पाया जाएगा साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म मतलब कोशिका द्रव्य पाया जाएगा। कोशिका द्रव्य में पाए जाने वाले अकार्बनिक पदार्थ में कौन कौन से शामिल होते हैं? अकार्बनिक पदार्थ में जो है खनिज एवं लवण और जल दोनों पाया जाता है। खनिज, लवण एवं जल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका द्रव्य में पाए जाने वाले कार्बनिक पदार्थ के अंतर्गत निम्न कौन आता है? कार्बनिक पदार्थ के अंतर्गत में आ जाएगा हमारा खनिज लवण। कार्बनिक पदार्थ के अंतर्गत क्या आ जाएगा? खनिज लवण। कोशिका द्रव्य की भौतिक प्रकृति कैसी होती है? कोशिका द्रव्य की भौतिक प्रकृति जो होती है गाढ़ा और पारभासी होती है। गाढ़ा और पारभासी होती है। यूकेरियोटिक कोशिकाओं में पाई जाने वाली कोशिका झिल्ली युक्त विशिष्ट रचनाओं को क्या बोलते हैं? कोशिकांग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोशिकांग बोलते हैं। निम्नलिखित में से किस प्रकार की कोशिकाओं में झिल्ली युक्त कोशिकांग नहीं पाए जाते हैं? तो प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में ऐसा होता है, इसमें झिल्ली युक्त कोशिकांग नहीं पाए जाते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा अंतःप्रदव्य जालिका, जिसे बोलते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो अंतःप्रदव्य जालिका की खोज सर्वप्रथम 1945 में किसके द्वारा किया गया था? तो किया गया था पोर्टर के द्वारा। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की खोज 1945 में पोर्टर ने किया था। अंतःप्रदव्य जालिका कोशिका द्रव्य में किस रूप में एक जालिका बनाती है? तो चपटी थैली युक्त एवं छोटी नलिकाकार जालिका बनाती है। चपटी थैली युक्त एक छोटी नलिका बनाती है। अंतःप्रदव्य जालिका निम्नलिखित में से किसके संश्लेषण में सहायक होती है? तो ये जो होती है वो प्रोटीन एवं ग्लाइकोजन, लाइपोप्रोटीन एवं वसा, ये सारा का संश्लेषण करती है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अंतःप्रदव्य जालिका जिसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के मुख्य रूप से कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की होती है, एक रफ वाला और एक स्मूथ वाला। अब खुरदरी अंतःप्रदव्य जालिका की सतह पर क्या पाया जाता है जो इसे खुरदरा बनाता है? तो इसकी सतह पर पाया जाता है राइबोसोम। क्या पाया जाता है? इसकी सतह पर पाया जाता है राइबोसोम। लिपिड संश्लेषण के लिए मुख्य रूप से कौन सी अंतःप्रदव्य जालिका है? तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, चिकनी अंतःप्रदव्य जालिका। कौन सा? चिकनी अंतःप्रदव्य जालिका। प्रोटीन संश्लेषण एवं स्रावन में मुख्य भूमिका निभाने वाली अंतःप्रदव्य जालिका कौन सा है? तो जो प्रोटीन संश्लेषण करती है वो खुरदरी, जिसमें कि राइबोसोम प्रेजेंट होता है, वो प्रोटीन का संश्लेषण करती है। नेक्स्ट है कोशिका कंकाल सेल स्केलेटन जिसे बोलते हैं। कोशिका कंकाल का मुख्य कार्य क्या है? सेल स्केलेटन का मुख्य कार्य क्या है? उसका कार्य कोशिका को अभिन्न आकृति धारण कराना, भिन्न भिन्न दिशाओं में संचालन में मदद करना। किसका काम? सेल स्केलेटन का। और कौन सा काम है? कोशिका का आकार बनाए रखना, और ये सारे कार्य हैं। कोशिका कंकाल का संगठन मुख्य रूप से कितने प्रकार के प्रोटीन तंतुओं से होता है? कोशिका कंकाल का जो संगठन, कोशिका का जो कंकाल होता है 3 प्रकार के प्रोटीन तंतुओं से होता है। निम्नलिखित में से कौन सा तंतु कोशिका कंकाल के संगठन में शामिल नहीं है? तो इसमें जो कोलेजन तंतु, ये कोशिका के कंकाल को बनाने में सहायक नहीं है। तो कोशिका को कंकाल में कौन सहायक है? ये हेल्पफुल है, हेल्प करता है। कौन कौन सा? माइक्रोफाइब्रिल, माइक्रोफिलामेंट, माइक्रोट्यूब्यूल्स, इंटरमीडिएट फिलामेंट। सूक्ष्म तंतु, सूक्ष्म नलिकाएं, मध्यवर्ती तंतु, ये सारे कोशिका ये क्या करता है? कोशिका कंकाल बनाता है, सेल एनवेलप। नेक्स्ट, कोशिका कंकाल का कौन सा घटक गति प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और इसका व्यास लगभग 8 नैनोमीटर का होता है? तो वो सूक्ष्म तंतु है। कौन सा? सूक्ष्म तंतु ये वाला माइक्रोफिलामेंट है।
माइक्रोफिलामेंट 8 नैनोमीटर का होता है और ये करता कोशिका कंकाल का जो गति प्रदान करता है, गति तंतु है इसलिए तो चलेगा फिरेगा शुष्क माइक्रोफिलामेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूक्ष्म तंतु माइक्रोफिलामेंट मुख्य रूप से किस प्रोटीन का बना होता है? तो ये बना होता है हमारा माइक्रोफिलामेंट जो होता है हमारा बना होता है एक्टिन सदृश प्रोटीन का, एक्टिन सदृश प्रोटीन का बना होता है। सूक्ष्म नलिकाएं माइक्रोट्यूब्यूल का व्यास कितना होता है? सूक्ष्म नलिका माइक्रोट्यूब्यूल का व्यास, माइक्रोफिलामेंट का व्यास 8 नैनोमीटर है जबकि माइक्रोट्यूब्यूल्स का जो व्यास है वो 25 नैनोमीटर का है। कितना? 25 नैनोमीटर का है। सूक्ष्म नलिकाएं माइक्रोट्यूब्यूल्स किस रूप में व्यवस्थित होकर बेलनाकार संरचना बनाती है? तो सर्पिलर रूप में व्यवस्थित होकर माइक्रोट्यूब्यूल्स बेलनाकार संरचना बनाती है। सूक्ष्म नलिकाओं के एक चक्र या आकृति में लगभग कितनी इकाइयाँ उपस्थित होती है? लगभग 13। सूक्ष्म नलिका माइक्रोट्यूब्यूल्स में एक चक्र में लगभग 13 इकाई मौजूद होती है। कोशिका कंकाल का कौन सा घटक दृढ़ तथा टिकाऊ होता है और इसका व्यास 8 से 10 होता है? तो वो होता है हमारा इंटरमीडिएट फिलामेंट। टिकाऊ होता है ये कोशिका कंकाल का वो भाग जो टिकाऊ होता है वो इंटरमीडिएट फिलामेंट जिसका व्यास 8 से 10 नैनोमीटर होता है। इंटरमीडिएट फिलामेंट कोशिका के किस भाग में जाल के रूप में विद्यमान होता है? तो वो होता है कोशिका द्रव्य अधात्री मैट्रिक्स में जो होता है मध्यवर्ती तंतु इंटरमीडिएट फिलामेंट होता है जो कोशिका के जो जाल के रूप में विद्यमान होता है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आ गया राइबोसोम। कौन सा टॉपिक है? राइबोसोम की खोज वर्ष 1955 ईस्वी में इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की सहायता से किसने की थी? तो जी.ई. पैलड ने। किसने? जी.ई. पैलड ने। राइबोसोम की खोज 1955 ईस्वी में इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की सहायता से किसने की थी? जी.ई. पैलड ने। किसने? जी.ई. पैलड ने की थी। नेक्स्ट हमारा कोशिका द्रव्य में पाए जाने वाले राइबोसोम का मुख्य कार्य क्या है? कोशिका द्रव्य में जो राइबोसोम पाया जाता है उसका मुख्य कार्य प्रोटीन का संश्लेषण करना। क्या करता है? प्रोटीन संश्लेषण करता है। वर्ष 1941 में क्लॉड ने कोशिकांगों में सबसे छोटा कण राइबोसोम को क्या नाम दिया है? माइक्रोसोम। वर्ष 1941 में क्लॉड ने कोशिकांगों में सबसे छोटा कण राइबोसोम को क्या नाम दिया है? राइबोसोम को माइक्रोसोम बोला है। राइबोसोम को क्या बोला? माइक्रोसोम बोला है। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में किस प्रकार के राइबोसोम पाया जाता है? 70s प्रकार का। यूकैरियोटिक कोशिकाओं के कोशिका द्रव्य में पाए जाने वाले राइबोसोम का आकार कैसा होता है? 80s का और बड़ा। राइबोसोम मुख्य रूप से किन दो घटकों के बने होते हैं? राइबोसोम जो होता है वो राइबोन्यूक्लिक एसिड। राइबोसोम मुख्य रूप से किन दो घटकों के बने होते हैं? तो राइबोसोम राइबोन्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन का बना होता है। राइबोसोम किसका बना होता है? राइबोन्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन का बना होता है। राइबोसोम में पाए जाने वाला आरएनए का लगभग कितना प्रतिशत भाग आरआरएनए का होता है? लगभग 80% भाग जो होता है वो आरआरएनए का होता है। कितना? लगभग 80% भाग जो होता है आरआरएनए का होता है। राइबोसोम का व्यास समानता कितने रेंज के बीच का होता है? राइबोसोम का जो व्यास होता है वो 150 एंगस्ट्रॉम से लेके 250 एंगस्ट्रॉम तक। राइबोसोम का व्यास का समानता कितना रेंज होता है? 150 से लेके 250 तक। 150 से लेके 250 तक। गोल्जी उपकरण या गोल्जी अपैरेटस। गोल्जी उपकरण के खोज कैमिलो गोल्जी ने किस वर्ष की थी? 1898 ईस्वी में। 1898 ईस्वी में। गोल्जी उपकरण की खोज कैमिलो गोल्जी ने किस वर्ष की थी? 1898 ईस्वी में। 1898 ईस्वी में। पादप कोशिका में गोल्जी उपकरण मुड़ी हुई छड़ के समान रचना बनाकर बिखरे रहते हैं। इन्हें क्या कहा जाता है? इन्हें कहा जाता है डिक्टियोसोम बोला जाता है। पादप कोशिका में गोल्जी उपकरण जो है मुड़ी हुई छड़ के समान रचना बनाकर बिखरे होते हैं उसे क्या बोलते हैं? डिक्टियोसोम बोलते हैं। डिक्टियोसोम। गोल्जी काय की झिल्ली का संपर्क कोशिका के किस अन्य महत्वपूर्ण कोशिकाओं की झिल्लियों से रहता है? तो अंतःप्रदव्य जालिका से। गोल्जी काय की झिल्लियों का संपर्क कोशिका के किस अन्य महत्वपूर्ण कोशिकाओं की झिल्लियों से रहता है? तो अंतःप्रदव्य जालिका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा गोल्जी काय की समानांतर नलिकाओं या चपटी कुंडलिकाओं का समूह को क्या कहा जाता है? गोल्जी काय की जो समानांतर नलिका बनी होती है उसके पैरेलल, और चपटी कुंडलिकाओं को क्या बोलते हैं? तो सिस्टर्नी बोलते हैं। उसे क्या बोलते हैं? सिस्टर्नी बोलते हैं उसको। निम्नलिखित में से किन जीवों या कोशिकाओं में गोल्जिकाय नहीं पाया जाता है? वो कौन सा जीव है जिसमें गोल्जिकाय नहीं पाया जाता है? प्रोकैरियोटिक कोशिका में, स्तनधारी की लाल रुधिर कणिकाओं में, जीवाणु एवं नीलहरित शैवाल में नहीं पाया जाता है क्या? गोल्जिकाय किस में नहीं पाया जाता है? प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में, स्तनधारी की लाल रुधिर कोशिकाओं में और जीवाणु एवं नीलहरित शैवाल में गोल्जिकाय नहीं पाया जाता है। कोशिका का मुख्य स्रावन अंगक सेक्रेटरी ऑर्गन किसे माना जाता है? गोल्जिकाय को। कोशिका का मुख्य स्रावन अंगक किसे माना जाता है? गोल्जिकाय को। गोल्जिकाय निम्नलिखित में से किन कोशिकांगों के निर्माण में सहायता प्रदान करता है? गोल्जिकाय किन कोशिकांगों के निर्माण में सहायता प्रदान करता है? तो लाइसोसोम एवं पेरोक्सिसोम। पादप कोशिका में विभाजन के समय कोशिका प्लेट बनाने में कौन सा कोशिकांग सहायता करता है? तो कोशिकांग गोल्जिकाय है। पादप कोशिका के विभाजन जब होता है उस समय कोशिका प्लेट, सेल प्लेट जिसे बोलते हैं, सेल प्लेट बनाने में कौन सा कोशिकांग काम आता है? गोल्जिकाय काम आता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कोशिका का शक्ति केंद्र किसे कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को। शक्ति केंद्र किसे कहते हैं? कोशिका का माइटोकॉन्ड्रिया को। माइटोकॉन्ड्रिया में उपस्थित श्वसनीय एंजाइम की सहायता से किसका निर्माण होता है? एटीपी का। किसका होता है? एटीपी का। सर्वप्रथम 1882 में माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिकाओं में किसने देखा था? 1882 में माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिकाओं में देखा था वाल्थर फ्लेमिंग ने। किसने देखा था? वाल्थर फ्लेमिंग ने देखा था। अल्टमान ने माइटोकॉन्ड्रिया को क्या नाम दिया था? अल्टमान ने माइटोकॉन्ड्रिया को बायोप्लास्ट नाम दिया था। माइटोकॉन्ड्रिया नाम सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक द्वारा दिया गया था? ब्रेंडा के द्वारा। माइटोकॉन्ड्रिया नाम सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक के द्वारा दिया गया था? ब्रेंडा के द्वारा। निम्नलिखित में से किस कोशिकाओं में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता? प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता। माइटोकॉन्ड्रिया को किस प्रकार का अंग माना जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को बोला जाता है सेमी ऑटोनोमस बोला जाता है। अर्धस्वास्थी बोला जाता है, सेमी ऑटोनोमस। माइटोकॉन्ड्रिया की बाहरी झिल्ली की सतह कैसी होती है? सपाट। माइटोकॉन्ड्रिया की जो बाहरी झिल्ली होती है वो सपाट होती है। माइटोकॉन्ड्रिया के भीतर झिल्ली अंदर की ओर मुड़कर अंगुली जैसी संरचना बनाते उसे क्या बोलते हैं? क्रिस्टी बोलते उसे। पादप में भीतर झिल्ली की अंगुलियों जैसे मुड़ी हुई संरचना को ट्यूबुलिन कहा जाता है, जबकि जंतु कोशिकाओं में इसे क्या बोला जाता है? क्रिस्टी बोला जाता है। बोला देखो, जंतु कोशिका में जो मुड़ा हुआ होता है ना, मुड़ा टाइप का, उसे क्रिस्टी बोलते हैं, जबकि जो पादप कोशिका में फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है मुड़ा हुआ, उसे क्या बोलते हैं? ट्यूबुलिन बोलते हैं। ये फर्क है। क्रिस्टी की सतह पर पाए जाने वाले कणों को क्या कहा जाता है? क्रिस्टी की सतह पर पाए जाने वाले कणों को ऑक्सीसोम या F1 कण बोला जाता है। क्रिस्टी की सतह पर पाए जाने वाले कणों को F1 कण या ऑक्सीसोम बोला जाता है। निम्नलिखित में से किस जीव को छोड़कर अन्य सभी सजीव कोशिकाओं में माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है? जीवाणु और नीलहरित शैवाल को छोड़कर सभी कोशिकाओं में, जैसे कवक, शैवाल, प्रोटोजोआ और बायोफाइटा और ट्रेडोफाइटा, इन सभी चीज़ों में, निम्नलिखित में से जीवों को छोड़कर अन्य सभी में कोशिकाओं में माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। तो ओनली जीवाणु और नीलहरित शैवाल में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता। माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता। किस कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या अधिकतम
कितनी तक हो सकती है? 5 लाख तक। किसी कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? 5 लाख तक हो सकती है। 5 लाख तक हो सकती है। कीटों के उड़न पेशियों फ्लाइट मसल्स में किसकी संख्या सबसे अधिक पाई जाती है? माइटोकॉन्ड्रिया की। मनुष्य की एक समान यकृत कोशिका लीवर सेल में लगभग कितने माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है? 1000 से 1600। मनुष्य की एक समान यकृत कोशिका लीवर सेल में लगभग कितने माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं? 1000 से 1600। माइटोकॉन्ड्रिया का मुख्य कार्य कोशिकीय श्वसन से जुड़े किस अणु का उत्पाद करना है? कोशिकीय श्वसन से जुड़े किस अणु का उत्पाद करना है? एटीपी का। माइटोकॉन्ड्रिया का मुख्य कार्य कोशिकीय श्वसन से जुड़े किस अणु का उत्पाद करना है? एटीपी का। एटीपी अणु का उत्पाद करना। कोशिकीय श्वसन के दौरान कुल कितने एटीपी अणुओं का निर्माण करना है? 36 एटीपी की। कोशिकीय श्वसन के दौरान कुल कितने एटीपी अणुओं का निर्माण करना है? तो 36 एटीपी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन हो जाएगा 18 नंबर। 36 एटीपी अणुओं में से कितने एटीपी का निर्माण माइटोकॉन्ड्रिया के क्रेब्स चक्र के दौरान होता है? 36 में से 34 जो होता है क्रेब्स चक्र के दौरान बनता है। माइटोकॉन्ड्रिया में डीएनए की खोज सर्वप्रथम 1963 में किसने की थी? माइटोकॉन्ड्रिया में डीएनए का खोज जो है एम नास एवं एस नास ने। माइटोकॉन्ड्रिया में डीएनए की खोज सर्वप्रथम 1963 ईस्वी में कौन किया था? एम नास एवं एस नास ने। ये कौन सा नाम है भाई? लवक प्लास्टिड मुख्य रूप से किस कोशिकाओं में पाया जाता है? प्लास्टिड जो होता है वो केवल पादप कोशिकाओं में पाया जाता है, केवल पादप कोशिकाओं में। लवक के कितने प्रकार होते हैं? लवक के 3 प्रकार होते हैं। लवक के कितने प्रकार होते हैं? 3 प्रकार। लवक के होते हैं 3 प्रकार। रंगीन या श्वेत लवकों को क्या कहा जाता है? रंगीन या श्वेत लवक को क्या कहा जाता है? ल्यूकोप्लास्ट। रंगीन या श्वेत लवकों को क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है ल्यूकोप्लास्ट अवर्णी लवक, मतलब कोई लवक नहीं है। पौधों के उन भागों में कौन सा लवक पाया जाता है जहाँ सूर्य का प्रकाश नहीं पहुँचा, जैसे जड़ें और भूमिगत तने में? उसमें पाया जाता है अवर्णी लवक, ल्यूकोप्लास्ट। अवर्णी लवक ल्यूकोप्लास्ट पाया जाता है। वहाँ पे क्या पाया जाता है? अवर्णी लवक, जिसे बोलते हैं ल्यूकोप्लास्ट। यदि अवर्णी लवक में स्टार्च संचित होता है तो उसे क्या कहते हैं? अगर अवर्णी लवक मतलब कोई लवक नहीं है तो उसमें ल्यूकोप्लास्ट अगर संचित होता है तो उसे कहते हैं एमाइलोप्लास्ट। उसे क्या बोलते हैं? एमाइलोप्लास्ट। वसा संचय करने वाले अवर्णी लवक को किस नाम से जाना जाता है? एलियोप्लास्ट के नाम से। वसा संचित करने वाले अवर्णी लवक को किस नाम से जाना जाता है? एलियोप्लास्ट के नाम से। प्रोटीन का संचय करने वाला अवर्णी लवक ल्यूकोप्लास्ट को क्या कहा जाता है? प्रोटीन का संचय करने वाला अवर्णी लवक को क्या कहा जाता है? प्रोटोप्लास्ट कहा जाता है। प्रोटीन के संचय करने वाले अवर्णी लवक को क्या कहा जाता है? प्रोटोप्लास्ट कहा जाता है। रंगीन लवकों जो मुख्य रूप से लाल, नारंगी, पीले रंग का होते को क्या कहते हैं? क्रोमोप्लास्ट या वर्णी लवक। टमाटर का लाल रंग किस वर्णक की उपस्थिति के कारण होता है? लाइकोपीन। गाजर में मुख्य रूप से कौन सा वर्णक पाया जाता है? कैरोटीन। गाजर में मुख्य रूप में कौन सा वर्णक पाया जाता है? कैरोटीन। चुकंदर में पाए जाने वाला प्रमुख वर्णक कौन सा है? बायोटीन। चुकंदर में पाए जाने वाला प्रमुख वर्णक कौन सा है? प्रमुख वर्णक है बायोटीन। हरित लवक का रंग हरा किस तत्व या वर्णक की उपस्थिति के कारण होता है? पर्णहरित के केंद्र में कौन सा धातु, अणु या तत्व पाया जाता है? मैग्नीशियम। पर्णहरित के केंद्र में कौन सा धातु, तत्व या अणु लवक पाया जाता है? मैग्नीज। कोशिका का रसोई घर किसे कहा जाता है? हरित लवक को। कोशिका का रसोई घर किसे बोला जाता है?
हरित लवक को। पत्तियों का रंग पीला होने का मुख्य कारण उसमें किस सहायक वर्णक का निर्माण होना है? कैरोटीन का। पत्तियों का रंग पीला होने का मुख्य कारण उसमें किस सहायक वर्णक का निर्माण होना है? कैरोटीन के कारण, कैरोटीन। तारक काय की खोज सर्वप्रथम 1888 ईस्वी में किस वैज्ञानिक ने की थी? टी वॉवेरी ने। तारक काय की खोज सर्वप्रथम 1818 ईस्वी में किसने की थी? टी वेवोरी ने। सेंट्रोसोम मुख्य रूप से किन दो संरचनाओं से मिलकर बना होता है जो एक दूसरे को 90 डिग्री के कोण पर काटता है? तारक केंद्रों में। सेंट्रोसोम मुख्य रूप से किन दो संरचनाओं से मिलकर बना होता है जो एक दूसरे को 90 डिग्री के एंगल पर काटता है? तारक केंद्रों में। तारक का सेंट्रोसोम मुख्य रूप से किन कोशिकाओं में पाया जाता है? तारक का केवल जंतु कोशिका में पाया जाता है। केवल जंतु कोशिका में पाया जाता है। कौन? तारक का सेंट्रोसोम ओनली जंतु कोशिका में पाया जाता है। जंतु कोशिका में कोशिका विभाजन सेल डिवीजन के समय तरकु धागों स्पिंडल फाइबर के निर्माण में कौन सहायक होता है? तारक का। जंतु कोशिका में कोशिका विभाजन के समय तरकु धागों के निर्माण में कौन सहायक होता है? तारक का। कोशिका में सीलिया एवं फ्लैजिला के बनने में कौन भाग लेते हैं? तारक का। कोशिका में सीलिया एवं फ्लैजिला के बनने में कौन भाग लेते हैं? तारक का। तारक काय को किस प्रकार का अंगक माना जाता है? तारक काय को प्रचलन अंगक माना जाता है। तारक काय को किस प्रकार का अंगक माना जाता है? प्रचलन अंगक माना जाता है। लोकोमोटरी ऑर्गन। तारक काय चलने में मदद करता है। तारक का किस प्रकार का ऑर्गन है? लोकोमोटरी ऑर्गन है। रसधानियाँ चारों ओर से किस अर्धपारगम झिल्ली से घिरी रहती है? टोनोप्लास्ट से। रसधानियाँ जो होती है वैक्यूल्स चारों ओर से किस अर्धपारगम झिल्ली से घिरी रहती है? रसधानियाँ जो होती है टोनोप्लास्ट से घिरी रहती है। रसधानियों के अंदर भरे हुए ठोस तथा तरल पदार्थ को क्या कहा जाता है? रसधानियों के अंदर जो ठोस एवं तरल पदार्थ होता है उसे कोशिका रस सेल सैक बोलते हैं। कोशिका रस बोलते हैं। रसधानी के अंदर जो बना होता है उसे सेल सैक बोलते हैं। पादप कोशिका की रसधानी में उपस्थित कोशिका रस किस प्रकार के पदार्थ होते हैं? वो निर्जीव पदार्थ होते हैं। पादप कोशिका की रसधानियों में जो उपस्थित होती है कोशिका रस वो किस प्रकार के पदार्थ होते हैं? वो निर्जीव पदार्थ होता है। कैसा होता है? निर्जीव पदार्थ होता है। पादप कोशिका में रसधानियों का मुख्य कार्य कोशिका को क्या प्रदान करना है? कोशिका को अस्फीति टेरिजिडिटी कठोरता प्रदान करना है। पादप कोशिका में रसधानियों का मुख्य कार्य कोशिका को क्या प्रदान करना है? अस्फीति टेरिजिडिटी एवं कठोरता प्रदान करना है। जंतु कोशिकाओं में रसधानी का मुख्य कार्य क्या होता है? जंतु कोशिकाओं में जल संतुलन करता है। रसधानी क्या करती है? जल संतुलन। जंतु कोशिकाओं में रसधानी क्या करती है? जल का संतुलन करती है। माइक्रोट्यूब्यूल्स किस प्रकार की रचनाएं होती है? माइक्रोट्यूब्यूल्स छोटी छोटी नलिकाकार रचनाएं होती है। माइक्रोट्यूब्यूल्स किस प्रकार की रचना होती है? माइक्रोट्यूब्यूल्स छोटी छोटी रचनाएं होती है। माइक्रोट्यूब्यूल्स कोशिका के किस भाग में चारों ओर बिखरी रहती है? तो कोशिका द्रव्य में। माइक्रोट्यूब्यूल्स कोशिका द्रव्य में। माइक्रोट्यूब्यूल्स कोशिका के किस भाग में चारों ओर बिखरी रहती है? तो कोशिका द्रव्य में चारों ओर से बिखरी रहती है। कोशिका विभाजन के समय बनने वाले स्पिंडल के निर्माण को क्या बोलते हैं? स्पिंडल निर्माण को क्या बोलते हैं? माइक्रोट्यूब्यूल्स बोलते हैं। कोशिका का जब विभाजन होता है उस समय बनने वाला स्पिंडल को क्या कहते हैं? माइक्रोट्यूब्यूल्स बोलते हैं। उस समय बनने वाला स्पिंडल को बोलते हैं माइक्रोट्यूब्यूल्स। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है सेंट्रियोल सीलिया और फ्लैजिला आदि के संरचनात्मक निर्माण में किसकी महत्वपूर्ण भूमिका होता है? माइक्रोट्यूब्यूल्स की। सेंट्रियोल सीलिया और फ्लैजिला आदि के संरचनात्मक निर्माण में किसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है? माइक्रोट्यूब्यूल्स की। सेंट्रियोल सीलिया और फ्लैजिला आदि के संरचनात्मक निर्माण में किसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है? माइक्रोट्यूब्यूल्स की। माइटोकॉन्ड्रिया के भीतर झिल्ली के अंदर पाए जाने वाले गाढ़े द्रव्य माध्यम को क्या कहा जाता है? मैट्रिक्स। माइटोकॉन्ड्रिया के भीतर झिल्ली के अंदर पाए जाने वाले गाढ़े द्रव्य माध्यम को क्यों कहा जाता है? मैट्रिक्स कहा जाता है। मैट्रिक्स।
यहाँ तक हमारा 50 क्वेश्चंस मतलब कि 2000 क्वेश्चन जो है कंप्लीट हुआ। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। स्टे कनेक्टेड विथ शिवंशिका ड्रीम लाइफ प्लीज़। Please like and subscribe my channel. Thank you.